हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार जैन डीकेजे। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं 6 अप्रैल शिफ्ट 1 के पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। वैसे तो क्लियर आंसर होता है, आप जानते हैं 1 के बराबर होता है, क्लास में सिखाया जाता है और आप चाहें तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं। तो हमें किसका रेशियो निकालना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी यानी हाफ एप्सिलॉन 0 इंटू ई आर एम एस का स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यानी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नोट, तो बी आर एम एस का स्क्वायर बाय 2 म्यू नोट। तो 2 कैंसिल हो गया। उसके अलावा यहां से एप्सिलॉन ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस का स्क्वायर, और उसके अलावा जो टर्म बचा वो है म्यू 0 और एप्सिलॉन 0, जिसमें एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा तो बन गया एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू 0। अब आप जानते हो कि 1 अपॉन सी स्क्वायर या सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 1 अपॉन म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0। तो यहां से इसको लिख सकते हैं अपन क्या? 1 अपॉन सी स्क्वायर। और उसके अलावा एक फॉर्मूला और जानते हैं आप क्या? ई बराबर बी सी, जहां पर ई को अगर आप आरएमएस वैल्यू लिखेंगे तो बी भी आरएमएस वैल्यू होगी और इंटू सी। तो यहां से ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस वो बन जाएगा कितना? सी। तो टर्म बन गया सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर इंटू 1 बाई सी का स्क्वायर, तो वैल्यू कितना आ गया? 1। वैसे रेशो आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर है, रेशो है 1, यानी एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की बराबर बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। तो यहां पर स्विच बना रखे हैं और सिंपली दोनों स्विच जब ओपन होंगे तो क्या होगा? जो भी करंट यहां से आएगा तो वो यहां चला जाएगा, यानी दोनों स्विच ओपन करने का मतलब इनपुट अगर 0 0 होगा तो आउटपुट 1 हो गया। ये हो गया अपने पास आउटपुट, और ये इनपुट हो गया ए और बी। तो दोनों स्विच ओपन है यानी 0 0, तो आउटपुट 1 हो गया। अब एक भी स्विच अगर आप लगा देते हो तो ये शॉर्ट हो जाएगा और करंट इधर से चला जाएगा। इधर चला जाएगा यानी अगर आपने जैसे ये वाला स्विच लगा दिया तो करंट सारा इधर से चला गया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लो नहीं करने का मतलब है कि आउटपुट उसका 0 कहलाएगा। ऐसे ही ये वाला स्विच लगा दे, ये ऑन कर दें तो भी शॉर्ट हो जाएगा, और इसलिए बल्ब वाली लाइन में कोई करंट नहीं जाएगी, सारी करंट इधर से चली जाएगी। तो इसलिए फिर से आउटपुट जो है वो 0 हो गया। और अगर दोनों लगा दिए तो भी करंट इधर से चली जाएगी और आउटपुट जो है वो 0 हो गया। तो और गेट में क्या होता था कि इनका एडिशन जो आया करता था 0 + 1 1, 1 + 0 1, और ये उसका रिवर्स है, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं नॉर गेट। तो आंसर हो गया अपना करस्पॉन्डिंग नॉर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नॉट। तो एक बॉल को हमने ड्रॉप किया, अब लिक्विड में जैसे ही ड्रॉप किया तो एक तो mg फोर्स लग रहा है उसको और एक बुओयेंसी फोर्स लग रहा है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो बदलती जा रही होगी, लेकिन जब कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी तब एक्सेलरेशन उसका 0 हो जाएगा। उस वक्त जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो बताना है अपने को। तो अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो हम फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां से एफ बी प्लस एफ विस्कस, ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स हो गया और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स एम जी। तो हमें क्वेश्चन में पता लगाना है व्हाट इज द विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये हो गया एम जी माइनस एफ बी। अब इसमें हमें ऑप्शन में क्या है कि जो वैल्यू दे रखी है वो रो नोट के टर्म में दे रखी है। तो इस एफ बी को अपन कैसे लिख सकते हैं? एफ बी को लिख सकते हैं रो ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। अब क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के टर्म में अगर लिखना है तो इसी को हम क्या करें? इसी को अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। उससे क्या होगा कि रो नोट, वी नोट और जी मिलकर के, ये तीनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? एम जी। अब ये भी एम जी और ये भी एम जी, तो एम जी कॉमन ले लो यहां से। एक्स्ट्रा में क्या बच गया? इधर बच गया 1 और यहां से ये बच गया रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट। अब वैल्यूज डाल दो। एम जी तो के फॉर्म में तो दे रखा है इसलिए एम जी, और रो ऑफ द लिक्विड की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है अपने को क्या? विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नोट। तो लिक्विड की डेंसिटी रो नोट, और रो ओ ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो क्या है? ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो है रो। तो mg के टर्म में आंसर आ गया अपने पास mg इंटू 1 माइनस रो नोट बाई रो। करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 1। इसके बाद आगे है नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज फ्रॉम 3
इंटू 10 की पावर 19 टू 12 इंटू 10 की पावर 19। तो हमसे पूछा हुआ है रेशियो ऑफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कब का? बिफोर एंड आफ्टर। तो देखो आप लेमडा का फॉर्मूला जानते होंगे, मीन फ्री पाथ क्या होता है? यह है 1/√2 पाई n इंटू डी स्क्वायर, जहां d उसका डायमीटर है और n है नंबर डेंसिटी। उसके अलावा अगर लेमडा अपॉन टो करते हैं अपन तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यहां से 1/टो की वैल्यू निकालने अगर अपन तो 1/टो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा v बाई लेमडा, और v बाई लेमडा में लेमडा की वैल्यू डालने अगर अपन यहां से तो ये लेमडा की वैल्यू 1 और ऊपर चला जाएगा ये टर्म, तो बन जाएगा ऊपर जाकर √2 पाई स्मॉल n इंटू डी स्क्वायर। और जो 1/टो है इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? यहां से n के प्रोपोर्शनल आ गया, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू n हो गया, ये पता लग गया हमको। तो इसमें हमने n को ही चेंज किया है, n को चेंज किया है 3 से 12 यानी 4 गुना। तो हमसे पूछा हुआ है कि क्या रेशो रहेगा इसका? तो f की जो फ्रीक्वेंसी का रेशो आया वो आ गया n का रेशो, तो f फाइनल यानी f2 बाई f1 निकालना चाहें अगर अपन तो f2 बाई f1 तो हो जाएगा 12/3, और अगर f1 बाई f2 निकालना चाहें बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर वाला पहले लेना है अपने को, तो बिफोर वाला पहले लेना है तो ये बन जाएगा 3/12 यानी कितना? 1/4 दैट इज 0.25। करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 2। इसके बाद अ सोर्स सप्लाइज हीट टू द सिस्टम एट द रेट, पावर दे रखी है और जो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो जिसकी रेट वो भी दे रखी है। तो हमसे पूछा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी किस रेट से बढ़ रही होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अपन जानते हैं dq इक्वल टू du प्लस dw, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दें तो ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये dt से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ अपन ने। अब dq बाई dt वो दे रखा है अपने को पावर 1000 वाट, तो ये हो गया अपने पास 1000। du बाई dt हमसे पूछा हुआ है, तो du बाई dt की वैल्यू हमको बतानी है, और dw बाई dt वो कितना है? वो है 200। तो हमसे du बाई dt की वैल्यू पूछी तो ये हो गया कितना? 800 वाट। करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 4। इसके बाद अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जब 90 डिग्री से टर्न हो गया, तो यहां पर था पहले और अब यहां पर आ गया, तो ये 90 डिग्री से टर्न हो गया। तो हमसे पूछा हुआ है रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v स्पीड से अगर काट रहा है तो वो तो हर वक्त ही v के बराबर है, टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया √2r, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और इसमें टाइम कितना लगेगा? तो टाइम के लिए यहां से यहां तक ए से लेकर बी तक के लिए इक्वेशन लगा दें, तो यहां से यहां तक में कितना चला वो, ये वाला पार्ट कितना हो गया? सर्कल का 1/4, तो 1/4 कितना बनेगा? 2 पाई r बाई 4 यानी कितना? पाई r बाई 2। और किस स्पीड चल रहा है? v स्पीड से, तो इसमें टाइम अगर t लगा तो t बराबर कितना हो गया? पाई r अपॉन 2v, ये हो गया टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो यहां से ये बन गया पाई r अपॉन 2v, तो r कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2√2v बाई पाई। अब हमसे पूछा हुआ है एवरेज वेलोसिटी अपॉन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये वाला v नीचे आ जाएगा और ये बन गया अपने पास 2√2 अपॉन पाई। 2√2 अपॉन पाई में अब ऑप्शन में दिया हुआ है पाई रेशो x√2, तो इससे अपन आंसर निकाल सकते हैं। और आगे क्या लेना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसका उल्टा रेशो लेना है यानी v बाई v एवरेज, तो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा पाई रेशो 2√2। अब हमें वहां लिखा हुआ है पाई रेशो x√2, तो यहां से हमें x की वैल्यू पता लग गई, तो x से करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 2, तो यह आंसर हो गया 2। इसके बाद अ स्मॉल ब्लॉक इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड, द ब्लॉक मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो हमसे पूछा हुआ है कि टेंशन जो है वो कितनी आएगी स्प्रिंग में। तो अगर अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको घुमा रहे हैं मास m को, तो अब ये लेंथ l पे रहेगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आ जाएगा, तो एक्सटेंशन अगर x आया तो ये हो गया l प्लस x। उससे क्या हुआ? उसको फोर्स लगा इधर की तरफ kx, तो kx वाला फोर्स लग रहा है इसको ऐसे, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या अवेलेबल कराएगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, तो kx बराबर हो गया m ओमेगा स्क्वायर, और जिस रेडियस में घूम रहा है वो रेडियस क्या है?
एल तो इसकी नेचुरल लेंथ थी, एक्स इसमें एक्सटेंशन आया तो बन गया एल प्लस एक्स। वैल्यूज दे रखी है, के को लिख सकते हैं अपन क्या 15/2 7.5 और एक्स हमें पता लगाना है, एम मास वो दिया हुआ है 100 ग्राम यानी 1/10, ओमेगा स्क्वायर ये दे रखा है 5 तो हो गया 25 इंटू एल प्लस एक्स। एल की वैल्यू कितनी है, लेंथ 20 सेंटीमीटर, मीटर में रखें इसको अपन तो 20/100 यानी कितना हो जाएगा 1/5 या 0.2 लिख सकते हो इसको आप, और प्लस एक्स। तो यहां से अब एक्स की वैल्यू निकालना चाहें अगर अपन तो ये इसे 5 बार कट गया और ये 5 बार वापस कट गया। अब ये 3 आ गया तो यहां से बच गया 3x और उधर से आया x तो ये रह गया 2x बराबर 0.2। तो x बराबर कितना आ गया 0.1। ये x की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टेंशन। तो टेंशन किसके बराबर आएगा, T = kx। k की वैल्यू कितनी है, वो है 7.5 यानी 15/2 और x की वैल्यू 0.1 यानी x की वैल्यू आ गई 0.1 यानी 1/10। तो यहां से हमें पता लगानी टेंशन, तो ये हो गया 5 से कट गया 3 और 5 से कट गया 2 तो 3/4। 3/4 का मतलब कितना हो गया 0.75। तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 2। इसके बाद ऐसा बोला हुआ है कि एक लाइट वेव जो है जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो दूसरे मीडियम में जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 एंड 30 डिग्री है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने के साथ नहीं चेंज होती, यानी वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम वाले ऑप्शन 2 हैं अपने पास। अब वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे अपन, तो किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डैश इन मीडियम इक्वल टू लैम्डा एयर बाई म्यू। अब एयर वाला लैम्डा तो लैम्डा दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू और पता लगानी है अपने को। तो म्यू की वैल्यू पता लगानी, तो वैसे तो अपॉन में म्यू इससे छोटे में एक ही ऑप्शन दे रखा है तो म्यू पता लगाए बगैर भी आप आंसर बता सकते हैं। बाकी स्नेल का नियम लगाना चाहें तो लाइट एयर से आ रही है 45 डिग्री के एंगल पर, तो यहां से 1 × sin 45 इक्वल टू जिस मीडियम में जा रही है उसमें म्यू × sin 30। तो यहां से हो गया 1/√2 इक्वल टू म्यू बाई 2। तो म्यू बराबर हो गया √2/2 यानी √2। तो यहां से आ गया λ/√2। तो लैम्डा तो क्या λ/√2 और फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, करस्पॉन्डिंग आंसर 2। आगे असर्शन रीजन का सवाल है और इसमें ऐसा पूछा हुआ है कि जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं 45 डिग्री पर तो इसकी रेंज मैक्सिमम होती है। तो आप जानते हैं कि रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। अब रेंज अगर मैक्सिमम लानी है अगर अपने को तो sin 2θ को मैक्सिमम लाना पड़ेगा और sin 2θ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है 1। कब होगी, जब 2θ कितना होगा 90 डिग्री और इसका मतलब थीटा बराबर जो है वो कितना बन जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम आएगी। इस रीजन में लिखा हुआ है कि sin 2θ की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होनी चाहिए, हमने उसी से पता लगाया है, इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। आगे बोला हुआ है 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और हमें परसेंटेज एरर निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जब एरर निकाल रहे होते हैं तो R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा फिर एक एडिशनल एरर और आ जाएगी नीचे वाली R1 R2 की। तो R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है इससे एरर नहीं निकालना है। R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो पर इससे एरर नहीं निकालना, गुड फॉर एरर के लिए गलत हो जाएगा, इससे एरर आ जाएगी। तो क्या करेंगे, ओरिजिनल फॉर्मूला जो है उसी फॉर्म में उसको रखना होगा अपने को, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2। अब अपन क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा -1/R इक्विवेलेंट स्क्वायर इंटू डेल्टा R इक्विवेलेंट। तो बन गया डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। यहां से क्या बन जाएगा डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर और प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। हमें क्या निकालना है एरर, तो ये क्या बच जाएगा डेल्टा R इक्विवेलेंट, और ऐसा करते हैं यहां से एक R इक्विवेलेंट रहने देते हैं और एक R इक्विवेलेंट को उधर भेज देते हैं। तो एक R इक्विवेलेंट उधर चला जाएगा तो क्या हो गया डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर और इनटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो तो निकाल लेते हैं, इससे R इक्विवेलेंट तो निकाल ही सकते हैं अपन, एरर के लिए गड़बड़ है बस ये। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है 10 और 15, तो हो गया 10 × 15 अपॉन 10 + 15 यानी 25।
तो यहां से अपने को आर इक्वलेंट की वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू। उसके अलावा डेल्टा R1 कितना दिया हुआ है अपने को 0.5, और R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 10, तो यहां से ये R1 स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा R2 कितना दे रखा है 0.5, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो इससे अपने को एरर की वैल्यू पता लग जाएगी। इसके बाद अ प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ द अर्थ, जिस प्लैनेट पर जा रहे हैं उसका मास डबल है, और लेकिन डेंसिटी जो है वो सेम है, एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ। तो हमसे पूछा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट का वेट अगर यहां W है तो दूसरे प्लैनेट पर उसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। तो वेट को अपन क्या लिख सकते हैं, वेट को लिख सकते हैं m इंटू जी। अब जब अर्थ पे मेजर कर रहे हैं तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो वेट है वो दूसरे प्लैनेट पे जब हम जाएंगे तो ये m जो है वो 2m हो जाएगा, लेकिन उस दूसरे प्लैनेट की रेडियस भी तो बदल जाएगी, क्योंकि दूसरे प्लैनेट का मास बदल गया लेकिन डेंसिटी सेम है। तो किस तरह से बदल रही होगी, तो मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू r³। अब बोला हुआ है डेंसिटी जो है वो सेम रहे, डेंसिटी सेम है तो मास जो है वो r³ के प्रोपोर्शनल आ गया, या r के लिए लिखना चाहे तो r जो है वो m की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये जो r है वो भी बदल रहा होगा, तो ओवरऑल जो प्रोपोर्शनलिटी है वेट को डिसाइड करने में वो m और r स्क्वायर की, इसमें से जो r स्क्वायर है उसकी वैल्यू खुद m की पावर 2/3 पर डिपेंड कर रही होगी, तो यहां से m की पावर 2/3, तो ये बन गया अपने पास m की पावर 1/3। तो वेट m की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल आया। अब हम दूसरे प्लैनेट पर जब गए हैं तो वहां पर उसका मास डबल है अर्थ के मास का, तो m जो है वो डबल हो गया है, तो इसका मतलब वहां पर जो वेट बनेगा उसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गई 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई ये वाली। इसके बाद एसर्शन रीजन में ऐसा बोला हुआ है कि अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, ऐसा आप जानते हैं, वेयर एज मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो क्यों नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर अगर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल, जैसे मान लो अपन वहां गए और वहां जा करके अपन ने एटमॉस्फेयर कुछ अरेंज कर भी दिया तो वहां रुक नहीं पाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो किसी भी मॉलिक्यूल की जो एवरेज स्पीड होती है उससे कम एस्केप वेलोसिटी है मून पर। तो जो उनके पास वेलोसिटी है वो ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी से, तो ज्यादा वेलोसिटी कारण वो मून को छोड़ करके चले जाएंगे, तो मून पर रहे ही नहीं पाएंगे वो मॉलिक्यूल। तो एटमॉस्फेयर जो है वो वहां नहीं बना रह सकता, कारण क्या रहा, वहां की एस्केप वेलोसिटी का कम होना। तो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो ये लगभग 2.7 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आती है, और ये 11.2 किलोमीटर वाला अर्थ का एस्केप वेलोसिटी आप जानते ही हो। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, तो इस कारण से करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 4। यानी एटमॉस्फेयर नहीं होने का कारण क्या है कि वहां अगर एटमॉस्फेयर हम किसी तरह मैनेज करें तो भी एस्केप वेलोसिटी कम होने के कारण वहां से वो हट जाना है। आगे बहुत ही सिंपल सवाल कि एक होलो स्फीयर के अंदर किस तरह से पोटेंशियल वेरी करता है। तो आप जानते हो कि इनसाइड पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है gm/r, और बाहर जो पोटेंशियल है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज gm/r। तो शुरू में कांस्टेंट और बाद में r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 1। इसके बाद ऐसा बोला हुआ है कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, तो अगर अपन उसका ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे। तो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के ग्राफ की बात करें तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m/ne². अब टेम्परेचर बदलने से क्या होगा, टेम्परेचर बदलने से ये जो टो है ये भी बदल रहा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि 3/2 kT वाली वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे कोलिजन जल्दी होंगे तो समय कम लगेगा। तो ये वाली वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन ये जो n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है, तो अगर अपन बात करें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड की, तो ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंसी बैंड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। कंडक्टर में तो बहुत कम जाते हैं, पर सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी बहुत कम है, तो उस रेशियो में काफी ज्यादा जा रहे होते हैं। तो इस कारण से क्या है, ये n जो है वो बढ़ रहा होता है ज्यादा अमाउंट में। तो ये टर्म कम हुई, ये बढ़ी, तो ओवरऑल टर्म जो है ये वाला डिसाइड करेगा n वाला टर्म। तो ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल टर्म जो है वो बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ
ये टर्म बढ़ रही है, यानी रो की वैल्यू कम होती जा रही है। तो कर्व शेप में, और कर्व शेप मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आया है, इनवर्सली आया है, तो कर्व शेप में कम होता हुआ ग्राफ जो है आंसर हो गया 2। इसके बाद बोला हुआ है काइनेटिक एनर्जी 3 जनों की दे रखी है अपने को, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, और डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इनके साथ, उसका ऑर्डर पूछा है कि किस रेशियो में आएगी। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा का फॉर्मूला होता है h/√2m k। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो उसका लेमडा ज्यादा ही आएगा, काफी तो ज्यादा ही आएगा, तो लेमडा इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, तो ये 2 बच गए अपने पास। अब अपने को अल्फा और प्रोटॉन में कंपैरिजन करना रह गया केवल। तो अल्फा और प्रोटॉन में कंपैरिजन करें अगर अपन, तो इसमें प्रोटॉन में और अल्फा में प्रोटॉन का मास m है और अल्फा का मास कितना है 4m, और प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, ये लास्ट वाला है प्रोटॉन, तो इसी काइनेटिक एनर्जी जो है वो k है, और इस वाले की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, वो है अल्फा पार्टिकल की 2k, तो 2k। तो इसका मतलब इसमें 8 वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है अल्फा वाले में, तो 8 वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अल्फा वाले के लिए टर्म ज्यादा हो गई ये वाली, तो ओवरऑल अल्फा कम, ओवरऑल वैल्यू कम हो गई लेमडा अल्फा की, तो लेमडा अल्फा कम आ गया किससे, प्रोटॉन से, तो अल्फा कम आ गया प्रोटॉन से, तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 3। इसके बाद बोला हुआ है by what percentage transmission range of TV tower be affected when the height of the tower is increased by 21%। तो हाइट का फॉर्मूला किस तरह से रिलेटेड है, तो ये है D = √2RH। तो ये फॉर्मूला होता है D = √2RH। अब हमें क्या करना है, हमने हाइट को बढ़ा दिया है 21% से, अब अगर ये 21% से बढ़ गया तो यहां 1.21H आ जाएगा, तो जो D है वो क्या हो जाएगा, D बराबर रूट के अंदर है तो यहां 1.1 वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, और बाकी जो टर्म थी पुरानी वाली वो D डैश बराबर पुराने D के मुकाबले 1.1 टाइम हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो 1 से 1.1 हो गया एक तरह से, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया 10%, तो 10% का चेंज आ गया, करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 3। इसके बाद एनर्जी लेवल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम दे रखा है अपने को, और इसके करस्पॉन्डिंग पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, तो डेल्टा ई बराबर होता है क्या, hc/λ, यानी लेमडा बराबर हो गया hc/ΔE, तो जिसका डेल्टा ई मैक्सिमम होगा उसका लेमडा जो है वो मिनिमम आएगा। तो इन सब एनर्जी में से 3 से 1 वाली एनर्जी आप देख सकते हैं हाईएस्ट होती है, आपको याद होगा वैल्यू, इट इज 12.09 है ना, बाकी वैल्यूज के मुकाबले ये हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है 3 से 1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये लेमडा मिनिमम हो जाएगा, इसका नाम जो है वो हमें दिया हुआ है डी, तो डी के करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 2। इसके बाद ये बोला हुआ है कि एक मास जो है वो स्प्रिंग से इस तरह से अटैच्ड है, और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 दे रखे हैं, तो हमसे पूछा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो क्या है इसका। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिखना है अगर अपने को, तो अगर इस ब्लॉक को हम हल्का सा यहां से डिस्प्लेस करते हैं, मान लो x इधर की तरफ, तो क्या होगा, इस वाली स्प्रिंग के कारण फोर्स लगेगा इधर की तरफ K2x, इस वाली स्प्रिंग के कारण फोर्स लगेगा इधर की तरफ K1x, तो नेट फोर्स क्या हो गया इस पर, तो नेट फोर्स बराबर हो गया K1 + K2 × x, तो F बराबर kx है, टाइम पीरियड लिखना चाहे अगर अपन, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/K1 + K2, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई, तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 3। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ईएमएफ इंड्यूस किस तरह से किया जा सकता है। पहला है मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको मूव करेंगे तो मूव करने पर क्या होगा, इसका फ्लक्स तो बदलेगा ही नहीं, फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा, इसको आप चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से ले जाओ चाहे इसकी स्पीड बढ़ाते और घटाते हुए ले जाओ, लेकिन इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, इस कारण से इस वाले केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा, और दूसरे वाले केस में भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है पर मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह सेम है, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस फिर भी नहीं हो पाएगा, तो ये 2 पॉसिबल नहीं है। आगे बोला हुआ है रोटेटिंग, तो रोटेट करने से क्या होगा, फ्लक्स बदल रहा होगा, कोस थीटा में थीटा चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, तो इसलिए सी वाला हो गया। चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, अब एरिया चेंज करेंगे तो ये टर्म चेंज करने पर फ्लक्स चेंज होगा, तो करस्पॉन्डिंग आंसर में डी भी हो गया, तो सी एंड डी ओनली के करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 4। इसके बाद दिया हुआ है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज कैरिंग स्टेडी करंट। अब देखो
आगे बोला हुआ है कि करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये जो सॉलिड सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है वो सॉलिड रहा होगा, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर में ही करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रही होगी। होल होगा तो सिर्फ सरफेस पर रही होती। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है? बी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये किसके लिए होता है? बाहर वाले पॉइंट के लिए। और इनसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या होगा? म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये किसके लिए? ये अंदर वाले पॉइंट के लिए, आर लेस देन इक्वल टू आर। तो अब इसका ग्राफ बनाना चाहें अगर अपन, तो ग्राफ में ऐसा बोल सकते हैं कि इनसाइड तो जो है वो इस तरह से वेरी करेगा और आउटसाइड जो है वो ऐसे वेरी कर रहा होगा। तो हमसे पूछा हुआ है कि किस तरह से वेरी कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड द रीजन, आर लेस देन ए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आउटसाइड द रीजन। तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया आंसर 3। इसके बाद अब इंटीजर वाले क्वेश्चन है। इंटीजर वाले क्वेश्चन में क्या है? अ पोल इज वर्टिकली सबमर्ज्ड इन अ स्विमिंग पूल। तो एक पोल है ये वाला, और ये एक स्विमिंग पूल में सबमर्ज्ड है ऐसे। ये स्विमिंग पूल हो गया। अब इसमें क्या है कि ऐसा बोला हुआ है कि इट गिव्स अ लेंथ ऑफ शेडो। तो जो शेडो का लेंथ बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है? जैसे यहां से लाइट आ रही है इस तरह से, तो ये जो लाइट आ रही है यहां से यहां तक तो सीधी गई, लेकिन इसके बाद लाइट का रिफ्रेक्शन हो जाएगा। तो यहां से जब लाइट जाएगी ऐसे तो उसका रिफ्रेक्शन हो गया, और लाइट अब यहां से किसी एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर पर चली जाएगी। तो हमें पूछा हुआ है कि इफ द स्विमिंग पूल इज फिल्ड अप टू हाइट 1.5, तो ये वाली जो हाइट है ये दे रखी है अपने को 1.5 मीटर, और उसके अलावा ऐसा दिया हुआ है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया अपने पास 4/3। और उसके अलावा और क्या दे रखा है अपने को कि लाइट जो आ रही है उसका एंगल जो है वो सरफेस से दे रखा है, सरफेस ऑफ वाटर 30 डिग्री। तो सरफेस से अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हमें पूछा हुआ है देन द हाइट ऑफ द पोल अबव द वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस के अबव हाइट क्या रही होगी पोल की, यानी ये वाला पार्ट। तो माना कि ये वाली वैल्यू x है। अब देखो ये वाला एंगल 30 है, 90, तो ये वाला एंगल जो है वो 60 हो गया। तो यहां से tan 60 से ये वाली जो लेंथ है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? √3x, क्योंकि √3x अपॉन x से tan 60 बन जाएगा। उसके अलावा ये वाली लेंथ कितनी बन जाएगी? ये हाइट है 1.5 और ये r है, तो बन जाएगी 1.5 tan r। और ये वाली तो अपन ने ऊपर लिखी हुई है यहाँ पे, ये कितनी है? √3x। तो हमें टोटल मिला करके और ये वाली वैल्यू दे रखी है कि जो शेडो बन रहा है यहां से यहां तक का, ये लेंथ कितना है? ये है 2.15 मीटर। तो ये पूरा मिलाकर हो गया 2.15 मीटर। तो अपने पास क्या हो गया? अपने पास हो गया √3x प्लस 1.5 tan r इक्वल टू यहां से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज 2.15। अब इसमें हमें क्या निकालना है? x। तो इसका मतलब है tan r की वैल्यू डालनी रहेगी। तो tan r स्नेल के नियम से आ जाएगा। तो स्नेल के नियम लगाए यहां पर, तो क्या बन जाएगा? 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इंटू साइन r। तो 4/3 इंटू साइन r। तो यहां से साइन 60 हो गया √3/2 इक्वल टू 4/3 इंटू साइन r। तो यहां से हमें साइन r पता लग गया। साइन r कितना आ गया अपने पास? 3√3/8। ये साइन r आ गया, तो साइन r के ट्राइंगल से tan r निकाल सकते हैं अपन। तो ये हो गया अपने पास साइन r का ट्राइंगल। तो क्या बना? 3√3 और ये वाली वैल्यू 8। तो यहां से अपने को ये वाली पता लग गई 64 माइनस 27। तो यहां से फिर अपन tan r की वैल्यू पता लगा सकते हैं। अभी जो tan r पता लगा यहां से उसको उठा के यहां डाल देंगे अपन। तो इससे अपने को ये x वाली जो वैल्यू है वो पता लग जाएगी। तो पोल की हाइट जो है वो पता लग जाएगी यहां पर। इसके बाद द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस बाय 4%। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है अपन से। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ρl/a। अब अगर आप यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन से करते हैं तो डेल्टा L/L और डेल्टा A/A से ये 20 और ये a को डिक्रीज किया है। a को डिक्रीज करेंगे तो भी जो वैल्यू है इसकी रेजिस्टेंस की वो तो बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो 20 + 4 से वो 24 दिख रहा है, लेकिन 20% बड़ा
चेंज है। इस कारण से हम यहाँ डिफरेंशिएशन से नहीं करेंगे, वैल्यू डाल करके करेंगे। तो नए केस में कितना हो गया रेजिस्टेंस रो, और लंबाई की जो वैल्यू है वो होगी कितनी 20% से बढ़ा दी तो 1.2L, और एरिया कितना रह गया 0.96 ऑफ ए। तो एक्स्ट्रा टर्म जो बची वो है 1.2 अपॉन 0.9 और इंटू आर। अभी जो टर्म बची है ये वाली, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू आर। तो इसका मतलब यहां से जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 25% का इंक्रीज हो गया। अब 25% का इंक्रीज हो गया और वैसे निकालो आप तो 24% आ रहा है। तो इस कारण से हमें ज्यादा परसेंट चेंज है, इसलिए यहां पर अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते। तो करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 25। इसके बाद a particle of mass 10 gram is moving in straight line such that its retardation is 2x। तो एक्सेलरेशन को लिखते अपन 2x, रिटार्डेशन इसलिए माइनस लगा दिया। अब एक्सेलरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं v इंटू dv बाय dx। आगे क्या पूछा हुआ है कि इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है। तो यहां से इंटीग्रेशन किया अपन ने, तो ये dx को उधर भेज दिया, तो ये हो गया -2x इंटू dx। इंटीग्रेट करें यहां से, तो इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक इंटीग्रेट करें और डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर x तक के लिए इंटीग्रेट करें, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यहां से बन जाएगा -2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 2 कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, तो दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो यहां भी m से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी m से मल्टीप्लाई कर दिया। और लॉस पूछा है तो ये माइनस को इधर ले आए, तो माइनस इधर ले आए तो लॉस जो है वो कितना हो गया m इंटू एक्स स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 ग्राम, तो ये हो गया अपने पास 1/100 और इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक तरह से ये x/10 का स्क्वायर हो गया। अब ऑप्शन में दिया हुआ है 10/x की पावर -1, तो इसको अगर उल्टा करोगे आप तो ये कितना बन जाएगा 10/x की पावर और -2। तो इसके करस्पॉन्डिंग n की जो वैल्यू बनी वो क्या बन गई 2। तो करस्पॉन्डिंग आंसर आ गया 2। इसके बाद बोला हुआ है कि 2 सर्कुलर वायर हैं और उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, इस वाले कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऊपर की तरफ। दोनों आइडेंटिकल कॉइल हैं तो दोनों कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया √2b। तो हमें बोला हुआ है कि उस √2b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो √2b की वैल्यू कैलकुलेट करें अगर अपन तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा √2 और b की वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला μ0 I n बाई 2r, नंबर ऑफ टर्न तो 1 ही है तो बाई 2r। तो इसमें अपने को सारी वैल्यूज दे रखी है, तो यहां से वैल्यू डाल दें, तो √2 इंटू μ0 की जगह कितना डाल देंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और इंटू I करंट की वैल्यू √2 दे रखी है, तो यहां से √2 आ गया और अपॉन 2 इंटू r, जो इसकी रेडियस है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसको अपन लिख सकते हैं मीटर में कन्वर्ट करें तो 1/5। तो इसे करस्पॉन्डिंग अपने को वैल्यू पता लग जाएगी 10 की पावर -8 टेस्ला में। इसके बाद अ पर्सन ड्राइविंग अ कार एट अ कांस्टेंट स्पीड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ फिक्स वॉल। तो एक फिक्स वॉल है ऐसे और उसकी तरफ व्यक्ति जा रहा है, अगर इसी में बैठा हुआ है वो, तो उसने कुछ फ्रीक्वेंसी का साउंड छोड़ा, तो पहले साउंड गया और इस फिक्स वॉल से जाके टकराया। तो ये वॉल जो है वो सोर्स की तरफ, वॉल ऑब्जर्वर की तरफ बिहेव करेगी और ये जो मेन है ये सोर्स की तरफ बिहेव कर रहा होगा यहाँ का इसकी कार। तो फ्रीक्वेंसी जो वॉल सुनेगी वो क्या आएगा, वो आएगा v अपॉन सोर्स इज मूविंग, और वो पास आ रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। तो माना कि इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, तो अगर वो v1 है तो पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो v अपॉन v माइनस v1 इंटू एफ। ये वो फ्रीक्वेंसी जो वॉल ने सुनी। अब वॉल रिफ्लेक्ट क्या करेगा, तो अब की बार वॉल बन जाएगा सोर्स और मेन बन जाएगा ऑब्जर्वर। तो मेन अब की बार पास आ रहा है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, तो बन गया v प्लस v1 इंटू v इंटू एफ डैश, और एफ डैश की वैल्यू ये वाली डाल सकते हैं। तो यहां से एफ डबल डैश कितना बन गया v प्लस v1 बाई v और इंटू एफ डैश की वैल्यू डाल दी v अपॉन v माइनस v1 इंटू एफ। तो एफ डबल डैश की वैल्यू मिल गई अपने को यहां से v प्लस v1 अपॉन v माइनस v1 इंटू एफ। अब उसने जो सुना है उसके लिए बोला हुआ है कि नोटिस अ चेंज ऑफ 40 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कितना, एक तो उसने जो डायरेक्ट सुन रहा होगा वो, और एक जो रिफ्लेक्ट होकर के आया, यानी बीट फ्रीक्वेंसी होगी एक तरह से। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये जो फ्रीक्वेंसी सुनी उसने v प्लस v1 अपॉन v माइनस v1 इंटू एफ और माइनस एफ।
ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये दे रखी है हमको 40 हर्ट्ज। उसके अलावा साउंड की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है हमको 330। कार की जो वेलोसिटी है v1 वो हमको दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो अननोन है एफ को माना जाएगा यहां से, और एफ की वैल्यू हमको पता लगानी है इसमें। इसके बाद रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li2+, तो हमें बोला हुआ है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ये है, तो रेडियस Li2+ की पता लगानी है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू, रेडियस का फॉर्मूला लिखना चाहें अगर अपन, तो रेडियस का फॉर्मूला है R इक्वल टू R0 इंटू n²/z। अब इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई, तो हमें बोला हुआ है फिफ्थ ऑर्बिट, तो 5 हो गई, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। Z Li2+ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी कितना हो गया 3। R0 की वैल्यू हमको दे रखी है, ये हो गया 0.51 एंगस्ट्रॉम, तो इससे अपने को R की वैल्यू पता लग जाएगी। इसके बाद अ स्टील रोड हैज अ रेडियस, रेडियस दे रखी है अपने को 20 मिलीमीटर, कन्वर्ट करना चाहें अगर अपन इसको तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 इंटू 10⁻³ मीटर। लेंथ दे रखी है 2 मीटर, तो लेंथ की वैल्यू होगी 2, और फोर्स जो लगा रहे हैं अपन इस पे वो है कितना 62.8 किलो न्यूटन, तो 62.8 इंटू 10⁻³ तो हमसे पूछा हुआ है कि अगर यंग मॉडुलस है वो भी दिया हुआ है इसका, तो हमें पूछा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना जनरेट होगा। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो T/A/Δ/L/L। हमें पूछा हुआ है स्ट्रेन कितना आएगा, तो यानी Δ/L/L पूछा है, तो कितना बन गया T/YA। तो देखो अपने को T की वैल्यू दे रखी है, ये फोर्स जो लगाया वो हो गया टेंशन, ये वाली यहां डाल देंगे। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है अपने को ये वाला, वो यहां डाल देंगे, और एरिया के लिए π/r², तो रेडियस की वैल्यू दे रखी है अपने को यहां से, यहां डाल देंगे, तो इससे अपने को Δ/L/L की वैल्यू पता लग जाएगी। इसके बाद एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर विद प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑपरेट्स एट 12 किलोवोल्ट, प्राइमरी साइड का है, और फिर हम इसको जो सप्लाई कर रहे हैं नियर बाय हाउस पे यानी सेकेंडरी साइड से सप्लाई कर रहे होंगे, तो ये अगर ट्रांसफॉर्मर है तो इसकी जो सेकेंडरी साइड है ये वाली, यहां से इस सेकेंडरी साइड पे के अक्रॉस हम आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस लगाना आते हैं कि यहां पर हम लोड रेजिस्टेंस कितना लगाएं। तो उसके लिए हमें क्या क्या दे रखा है कि सेकेंडरी साइड पर जो पावर रिक्वायरमेंट है वो दे रखी है, P2 नाम देकर सेकेंडरी साइड का अपन, तो ये हो गया 60 किलोवाट, 60 इंटू 10⁻³, और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को V2 और करंट को I2 लिखे, तो सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज है वो कितना है 120, तो ये गया अपने पास यहां से 120 इंटू I2, तो यहां से 60 से 120 कट गया 2 बार, और ये इधर आया तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 500 एम्पियर। इसके बाद क्या पूछा अपन से, हमसे पूछा कि यहां पर लोड रेजिस्टेंस कितना लगाएं, तो यहां की करंट निकाल ली अपन ने I2, तो यहां का वोल्टेज V2 हमको दिया हुआ है, तो V बराबर I इंटू R, तो V बराबर I इंटू R में V2 जो वोल्टेज है वो है कितना 120, करंट की वैल्यू कितनी है वो है 500, तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड पर लगाएंगे, दैट इज R2 इक्वल टू, ये 0 कट गया यहां से, तो 12/50 यानी 24/100 या 240/1000 होगी, तो मिली ओम में बताना है, तो ये वैल्यू हो गई 240। इसके बाद 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ 2 किलोग्राम एंड रेडियस, तो 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर है, और आर फिक्स एट एंड विद लाइट रोड, एक लाइट रोड से उसको जोड़ा हुआ है, और इन दोनों का मास दिया हुआ है अपने को 2 kg, और रेडियस दे रखी है अपने को इसकी 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों रोड के बीच की सेपरेशन जो है वो है 40 सेंटीमीटर, तो अगर मैं इसको D बोलूं तो ये वाला जो है वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है, परपेंडिकुलर टू द रोड पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करें, और दोनों आइडेंटिकल है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो I टोटल बराबर कितना हो जाएगा, एक का कितना है, एक मास का वो है 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर का, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये D डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, तो ये हो गया प्लस md², और ऐसे कितना है, ऐसा कैसा इधर की तरफ भी है, तो इंटू 2, इसमें हमें वैल्यूज दे रखी है, डालने पर I की वैल्यू पता लग जाएगी हमको। आगे बोला हुआ है
अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी, ये डी दे रखा है अपने को, और के की वैल्यू जो है वो 4 दे रखी है, और हमें बोला हुआ है कि अगर एक्स की वैल्यू दो तरह की लें, एक बार d/3 लें और एक बार 2d/3 लें, तो उनमें कैपेसिटेंस C1 C2 में से C1 दिया हुआ है तो C2 पता लगाना है। तो पहले केस के लिए C1 निकालें अगर अपन, तो कितना आ जाएगा C1 की वैल्यू 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 यानी ये वाला लिखे अगर अपन, तो डाइलेक्ट्रिक वाला वो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। डी कितना है पहले केस में d/3, तो बाई डी ऊपर चला गया तो ऊपर जाकर बन गया d/3। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना है, वो है 4, तो यहां पर आ गया 4 प्लस दूसरे वाले केस के, इस एयर वाले केस के लिए लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये वाली वैल्यू कितनी है 2d/3। और दूसरे वाले केस की बात करें अपन तो 1/C इक्वलेंट डैश नाम दें अगर अपन इसको, तो इस वाले केस में क्या हुआ, अब की बार जो डाइलेक्ट्रिक है उसको 2d/3 कर दिया, तो वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट A, पर ये वाली वैल्यू 2d/3 कर दी, और प्लस ये वाली वैल्यू d/3 हो गई। अब हमें ये वाली जो वैल्यू है वो दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड C1 की वैल्यू, तो ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड, तो यहां डाल दिया 2 माइक्रोफेरेड। तो इसमें C इक्वलेंट डैश अननोन हो गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे अपन तो इससे अपने को C इक्वलेंट डैश की वैल्यू पता लग जाएगी, तो इससे C2 पता लग जाएगा।